गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं NSEC नर्वल से फिजिक्स आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जो सबसे पहला चैप्टर आप सब जो जैसा कि जानते हैं कि आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर जो आपको मिला है वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो ये वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये चैप्टर आपका है। इसमें आज हम लोग जो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड कूलॉम्स लॉ मीन्स कूलॉम का नियम। देखिए, कूलॉम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो दो चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, उनके बीच कितना फोर्स लगता है उसको क्वांटिफाई किया था उन्होंने, उसके परिमाण के बारे में उन्होंने बताया हुआ था। और कूलॉम का जो लॉ था वो पूरा बेसिस बनाया गया था, उसको बेसिस मान करके ही कूलॉम का नियम बना हुआ था। क्योंकि जैसा कि हम लोग पहले से भी जानते हैं, आपको कई बार पहले ऐसा बताया गया है कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड, पूरी की पूरी हमारी दुनिया केवल दो चीज़ों से ही मिलकर के बनी हुई है, जिसमें से पहला तो एनर्जी होती है और दूसरा मटेरियल होता है। वन एनर्जी एंड सेकेंड वन इज मटेरियल। The whole world is made up of only these two things, energy and material. और अगर हम मटेरियल के बारे में बात करते हैं तो मटेरियल में हम देखते हैं, हम विजुअलाइज करते हैं इसको कि एक मटेरियल दूसरे मटेरियल पर फोर्स लगा सकता है, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल पर फोर्स लगा सकता है। हमने उसके रीजन ढूंढे, उसके कॉज पता लगाए, तो हमको ये पता लगा कि एक मटेरियल दूसरे मटेरियल पर जो फोर्स लगाता है वो उसकी दो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज की वजह से होता है। कौन सी वो दो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक मटेरियल दूसरे मटेरियल पर फोर्स लगा सकता है? तो हमने उनको देखा, मटेरियल की वो दो प्रॉपर्टीज जो थी उनमें से एक प्रॉपर्टी है मास, जिसे आप द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। मटेरियल की जो दूसरी प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उसके पास, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे आप हिंदी में विद्युत आवेश बोलते हैं। विद्युत आवेश। तो एनर्जी को भी नहीं लेते हैं हम केवल मटेरियल को देखते हैं। तो मटेरियल में ये उसके दो निजी गुण हैं, एक उसका द्रव्यमान और दूसरा उसका विद्युत आवेश। मटेरियल किसी भी दूसरे मटेरियल पर फोर्स लगाता है, द्रव्यमान की वजह से भी लगा सकता है और विद्युत आवेश की वजह से भी लगा सकता है। मींस अगर एक मटेरियल यहाँ पर है, मटेरियल का एक पीस मान सकते हैं, एक मटेरियल का पॉइंट मान सकते हैं, तो ये अगर मटेरियल है और ये भी मटेरियल है, तो एक मटेरियल दूसरे मटेरियल पर हम कह सकते हैं कि ये इस पर और ये इस पर, दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। और वो फोर्स अप्लाई करने के कॉज क्या है? वो फोर्स अप्लाई करने के कॉज है, एक कॉज है द्रव्यमान और दूसरा कॉज है विद्युत आवेश। ये मटेरियल इस मटेरियल पर द्रव्यमान की वजह से भी फोर्स लगा सकता है, क्योंकि इसके पास भी द्रव्यमान है, इसके पास भी द्रव्यमान है, तो ये इस पर फोर्स लगा सकता है। ऐसे ही एक मटेरियल दूसरे मटेरियल पर अपने इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से भी फोर्स लगा सकता है। इसके पास भी विद्युत आवेश है और इसके पास भी अगर विद्युत आवेश है तो हम क्या देखते हैं कि ये इस पर फोर्स लगा सकता है और ये इस पर लगा सकता है। मींस एक मटेरियल दूसरे मटेरियल पर फोर्स लगा सकता है, उसके ये दो रीजन हमने देखे, द्रव्यमान की वजह से भी फोर्स लगा सकता है और विद्युत आवेश की वजह से भी फोर्स लगा सकता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था? दोनों में डिफरेंस ये था कि
एक मटेरियल दूसरे मटेरियल पर अपने द्रव्यमान की वजह से, अपने मास की वजह से जो फोर्स लगाता है, उस फोर्स का नाम हमने रखा, यहाँ पर जो ये म्यूचुअल फोर्स यहाँ पर लगता है, ये फोर्स जो लगता है, इस फोर्स का नाम रखा गया था गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो बताया हुआ था, जो स्टडी सबसे ज्यादा की हुई थी, वो न्यूटन ने की हुई थी। और यही रीजन है कि क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसमें उन्होंने एक मास दूसरे मास पर कितना फोर्स लगाता है, किस तरह का लगाता है, ये सारी स्टडी क्लास 11th में हम लोग कर चुके हैं। आज जो क्लास 12th में हमको करनी है स्टडी, मटेरियल की ही दूसरी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज। उसकी वजह से एक मटेरियल दूसरे मटेरियल पर फोर्स लगाता है। ये जो फोर्स यहाँ पर ये अप्लाई करता है, ये फोर्स पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि विद्युत आवेशों के बीच जो बल लगता है वो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और वो फोर्स रिपल्सन का भी हो सकता है। डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द चार्जेस, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस। और इस फोर्स को हम बोलते हैं विद्युत बल। इसे हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। आज हम लोगों को ये पढ़ना है क्योंकि ये क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, तो हमको ये देखना है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज पर आखिरकार कितना फोर्स लगाता है। वी वांट टू क्वांटिफाई दिस फोर्स, वी वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स एंड मेनी मोर थिंग्स। ओके, तो विद्युत बल को लेकर हम और आगे चलते हैं। इसके बारे में कूलॉम ने हमें बताया। अब क्योंकि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को ही बिल्कुल बेसिस बनाया था, और गुरुत्वाकर्षण में हमने क्या पढ़ा था, एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरुत्वाकर्षण में मैंने क्या पढ़ा था। तो मैं इसको इरेज कर दूंगा, आप सभी लोग नोट भी करते रह सकते हैं लगातार। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि गुरुत्वाकर्षण बल में न्यूटन ने क्या बताया था। क्यों? क्योंकि कूलॉम का नियम गुरुत्वाकर्षण बल को ही बेसिस मान के बनाएगा, तो जब तक वो नहीं मालूम होगा आप इसको नहीं कर सकते। तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल में हमको बताया गया कि मटेरियल के पास जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जैसा कि अभी मैंने बताया मास, उसकी वजह से फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस मटेरियल पे मैंने माना कि मास इसका m1 है, इसका मास m2 है, और दोनों के बीच r डिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो न्यूटन का कहना यह था कि इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, G stands for gravitational and M stands for force. Gravitational force that is directly proportional to m1 into m2, m1 into m2, the product of the mass. And second thing is that gravitational force is inversely proportional to the square of distance between the two masses. दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। जैसा आपने पढ़ा हुआ है कि हम लोग इसका रूल बताते थे कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। ये दो इक्वेशन बनाई, इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन किया तो हमने पाया दैट gravitational force is directly proportional to m1 into m2 upon r square। proportional to का साइन यहाँ से हटेगा, कोई कांस्टेंट लगेगा, तो उस समय उन्होंने जो कांस्टेंट यूज किया दैट वाज कैपिटल G, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इनटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये लॉ बना न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, क्योंकि इसी को बेसिस मानकर विद्युत बल के बारे में बनाया गया था, कूलॉम ने बनाया था। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि सिमिलरली जिस तरीके से दो पॉइंट मास थे, यहाँ पर पॉइंट मास, ये बड़ी अहम चीज है
पॉइंट मास बिंदु द्रव्यमान, ऐसे ही यहां पर पॉइंट चार्ज लिए गए, पॉइंट चार्ज जिसे आप हिंदी में बिंदु आवेश कहते हैं। बिंदु आवेश मीन्स आवेश इतना छोटा कि वो पॉइंट जैसा साइज का रहेगा। ये भी दूसरा पॉइंट चार्ज होगा, ये भी बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश। हमने मान लिया इस पर चार्ज की जो क्वांटिटी है दैट इज Q1, इस पर चार्ज की जो क्वांटिटी है दैट इज Q2, और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। तो अब इनके बीच कितना लगेगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसे हम विद्युत बल बोलते हैं, बिल्कुल सेम यही चीज हम लोग यूज करेंगे, सेम यही चीज यूज कर लेंगे। मींस यहां पर मटेरियल की कौन सी इनहेरेंट प्रॉपर्टी यूज की गई थी, मास, द्रव्यमान। यहां पर हमने मटेरियल की कौन सी इनहेरेंट प्रॉपर्टी यूज की, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। पहले पॉइंट पर Q1, दूसरे पॉइंट पर मैंने मान लिया कि चार्ज Q2 है। यहां पर दोनों के बीच का डिस्टेंस r, यहां पर भी हमने दोनों के बीच का डिस्टेंस r मान लिया, इट डजंट मैटर। ओके, अब इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लगेगा, सो अकॉर्डिंग टू कूलॉम जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा that will be also directly proportional to the product of quantity of two charges, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। और ये जो वैद्युत बल होगा ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होगा। इसको भी हम मिलाते हैं, दोनों इक्वेशंस को अगर मिला देंगे तो ये बन जाएगा Fe, इलेक्ट्रिकल फोर्स। हियर F स्टैंड्स फॉर फोर्स एंड E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्स, विद्युत बल। Fe is directly proportional to Q1 into Q2 upon R square, ये फॉर्मूला बना। अब इसमें प्रोपोर्शनल टू का साइन आ रहा है तो हमको इसको हटाना रहेगा, इसलिए इसमें हम एक कांस्टेंट लगाएंगे। यहां पर हमने कांस्टेंट लगा दिया C, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, K ले सकते हैं, C ले सकते हैं। तो हमने C ले लिया, C Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ जो आप C देख रहे हैं इसको हम कहते हैं कूलॉम्स कांस्टेंट। तो C यहाँ पर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे हम कूलॉम्स कांस्टेंट कहते हैं, कूलॉम नियतांक बोलते हैं। अब इन दोनों, क्योंकि दोनों तो इसका तो बेसिस ही यही था, तो दोनों देखने में तो लगभग सेम ही जैसे लगते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? सो आंसर इज यस, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द टू। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इनके कांस्टेंट में है। हालांकि डिफरेंस तो इनकी क्वांटिटीज में भी है, यहाँ चार्जेस यूज किए हमने, यहाँ पर मेटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी चार्ज यूज किया, यहाँ पर मेटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी मास यूज किया हमने। डिस्टेंस दोनों में यूज हो रहा है, वो सेम है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस हमको दिखेगा वो इसके कांस्टेंट में दिखेगा आपको। वहां पर का कांस्टेंट, यहाँ का कांस्टेंट, कूलॉम के अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट यहाँ पर लगे हुए कांस्टेंट से बिल्कुल डिफरेंस था। कैसे डिफरेंट था? तो डिफरेंट ऐसे था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो हम क्या देखते हैं कि दोनों द्रव्यमानों के बीच जो मीडियम होता है, जो माध्यम होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता बिल्कुल। कैसे डिपेंड नहीं करता, ये आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अगर हमने एक द्रव्यमान ये लिया और एक द्रव्यमान ये लिया और इसके बीच में हमने ये मीडियम रख दिया, तो जब ऐसे दोनों द्रव्यमान रखे थे तो हमने देखा इनके बीच कुछ फोर्स लगता है। सपोज कि ये फोर्स 5 न्यूटन लगता है। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों के बीच में ऐसा ये इसको लगा दिया, एक मीडियम लगा दिया हमने इसके बीच में, कोई सा भी मीडियम आप लगा सकते हैं। हमने फिर देखा उतनी दूरी पर रख करके कि वही दोनों द्रव्यमान है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी उतना है, बट नाउ देयर इज अ मीडियम बिटवीन द टू, बट जो फोर्स दोनों के बीच में पहले लग रहा था वो अभी भी लग रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा फोर्स में। इट मींस कि दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में, अगर दोनों द्रव्यमानों के बीच में हम कोई मटेरियल रख देते हैं, कोई मीडियम रख देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गुरुत्वाकर्षण बल
और भी आप बहुत सारे आपके पास एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर मैं इसको यूं ऐसे यहाँ पर रखता हूं तो यहां से अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो ये नीचे की ओर गिरता है, क्योंकि अर्थ इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और ये अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। लेकिन अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, इसलिए चलना इसको ज्यादा पड़ता है, वो ज्यादा चलती नहीं है, लेकिन अर्थ इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अब मैंने क्या किया, इसके बीच में कुछ मटेरियल रख दिया, अर्थ और इस पेन के बीच में मैंने कुछ मटेरियल रख दिया, टेबल लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। लेकिन हम क्या देखते हैं, जब इसको छोड़ते हैं ये अभी भी उतने ही फोर्स से नीचे जाता है। इसका मतलब साफ है कि इसके और अर्थ के बीच में जो भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो इसके और अर्थ के बीच में कोई मटेरियल आ जाने से इफेक्टिव नहीं होता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता बिल्कुल भी। लेकिन हमने देखा कि जब दो आवेशों के बीच में कोई मटेरियल हम रख देते हैं तो उससे विद्युत बल में, उन दोनों के बीच लगने वाले विद्युत बल में इफेक्ट आ जाता है और मटेरियल रखने से विद्युत बल हमेशा कम हो जाता है। याद रखना है कि दो बिंदु आवेशों के बीच मटेरियल कोई भी रख देने से विद्युत बल हमेशा कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा पहले के अपेक्षा। जब उनके बीच में कोई मटेरियल नहीं था उस समय के रिस्पेक्ट में फोर्स हमेशा कम हो जाएगा। अब अलग अलग मटेरियल से फोर्स को अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने क्या बताया, एक बार फिर से रिवाइज करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने बताया कि दो द्रव्यमानों के बीच में कोई भी पदार्थ रख देने से गुरुत्वाकर्षण के बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसका जो कांस्टेंट लगा था वो अलग था। यहां जो कांस्टेंट आया ये अलग है, क्योंकि दो बिंदु आवेशों के बीच में अगर हम कोई मटेरियल लगा देते हैं तो दोनों के बीच लगने वाले फोर्स पे इफेक्ट पड़ जाता है और फोर्स रिड्यूस हो जाता है। ये मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि कितना कम होना है या नहीं कम होना है, वो मटेरियल पर डिपेंड करेगा, उसके बीच रखे माध्यम पर निर्भर करेगा। इसलिए कूलॉम का कहना यह था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स में ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी लगा हुआ था ये कांस्टेंट था, यहां पर लगा हुआ कांस्टेंट उसके जैसा नहीं है, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये फॉर्मूला यहां से बना और हम चाहें तो अब कूलॉम के नियम का, यानी कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के लिए हम फोर्स का नियम बना सकते हैं। बड़ा इजी है बनाना हमारे लिए, और उसके लिए इसे आपको याद रखना है। आपने कैसे बनाया था इसको कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। सेम लॉ शब्दों में थोड़ा सा चेंजेस करके हम यहाँ पर बना सकते हैं। वहां द्रव्यमान यूज किया था, यहाँ चार्ज यूज करेंगे, दूरी के लिए सेम शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या नियम बना सकते हैं, हम बना सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान आपको हमेशा एक चीज का रखना है कि कूलॉम का नियम जो बना हुआ था दैट वाज ओनली एंड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, केवल बिंदु आवेश के लिए बना हुआ था। उसमें किसी ऐसे आवेश के लिए नियम नहीं था जो बिंदु आवेश ना रहा हो। तो बिंदु आवेश के लिए ही ये नियम बना हुआ था। बिंदु आवेश नहीं होगा कूलॉम का नियम हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, तो क्या नियम बनाएंगे, चलिए हम बनाते हैं। आप भी देखिए और आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं साथ में। क्या, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत, आप चाहें तो स्थिर विद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण और प्रतिकर्षण क्यों, क्योंकि वैद्युत जो बल है वो आकर्षणात्मक भी है प्रतिकर्षणात्मक भी है, इसलिए दोनों का हम लोग लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लैंग्वेज बनेगी।
तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलॉम नियम का आपका लैंग्वेज बन गई। एक बार फिर से देख लें कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये उसका फॉर्मूला रहा। ठीक, अब यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट आप देख रहे हैं, क्योंकि अब हमको इसके बारे में करनी है, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के जैसा नहीं है, इसलिए हमको इसकी स्टडी करनी है। और फोर्स भी किसी भी मीडियम के आ जाने से चेंज हो जाता है, तो ये मीडियम पर डिपेंड करता है इसका मतलब। तो हम इसकी स्टडी करेंगे। ओके, आप ये लैंग्वेज चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब मैं इधर का हिसाब करता हूँ। ओके, कांस्टेंट के बारे में कूलॉम ने जो बताया कि ये कांस्टेंट कैसा होना चाहिए, तो क्योंकि ये माध्यम पर डिपेंड करता है, दो बिंदु आवेशों के बीच जो भी मीडियम उपस्थित रहेगा उस मीडियम पर डिपेंड करता है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि मीडियम में तो दो बिंदु आवेशों के बीच रखे हुए जो मीडियम होता है उसमें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है। दो बिंदु आवेशों के बीच का जो भी मीडियम होगा उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। मीडियम में कलर भी उसकी एक प्रॉपर्टी हो सकती है। मीडियम का स्टेट यानी कि उसका सॉलिड होना और उसका लिक्विड होना, ये भी एक प्रॉपर्टी हो सकती है। मीडियम में टेम्परेचर भी उसकी एक प्रॉपर्टी हो सकती है। तो मीडियम की डेंसिटी भी उसकी एक प्रॉपर्टी हो सकती है। तो दो बिंदु आवेशों के बीच जो माध्यम हम रखेंगे उस माध्यम में बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि उस मीडियम में डेंसिटी उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी हो सकती है। किसी की डेंसिटी कम, किसी की डेंसिटी ज्यादा हो सकती है। घनत्व, उस मीडियम का कलर हो सकता है, कोई मीडियम व्हाइट हो सकता है, कोई रेड हो सकता है, कोई ब्लैक हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। उस मीडियम में टेम्परेचर भी उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई मीडियम हॉट हो सकता है, कोई कोल्ड हो सकता है। तो इस तरीके से जो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में हम मीडियम रखेंगे उस मीडियम की बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फोर्स को, जो वैद्युत बल को, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को इफेक्ट करेगी, उस प्रॉपर्टी का क्या नाम रहेगा? तो उस प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बताता हूं। वो प्रॉपर्टी का नाम होगा माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता, जिसे आप अंग्रेजी में कहेंगे परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी उसको हम बोलेंगे। तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि दो बिंदु आवेशों के बीच अगर आप कोई भी मीडियम रखते हैं तो उस मीडियम में बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। कुछ कैरेक्टर्स मैंने अभी आपको याद दिलवाए, जैसे अगर मैं दो बिंदु आवेशों के बीच में कोई माध्यम रखता हूं तो उस माध्यम का अपना एक घनत्व हो सकता है, उसकी डेंसिटी हो सकती है। किसी की डेंसिटी कम होगी, किसी की डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है। उस मीडियम का कलर हो सकता है, कोई रेड कलर का हो सकता है,
कोई ब्लैक कलर का हो सकता है, उसका टेम्परेचर, उसकी एक प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई हॉट हो सकता है, कोई कोल्ड हो सकता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन दो बिंदु आवेशों के बीच रखे माध्यम की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो उनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स को इफेक्ट करेगी, उस प्रॉपर्टी का नाम रखा गया था परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता। तो माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है, बड़ा आसान हो गया आपको हमारे लिए इसको तैयार करना। अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता किसे कहते हैं, तो बड़ी आसानी से बता देंगे कि दो बिंदु आवेशों के बीच रखे हुए माध्यम का वह गुण जिसकी वजह से दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के मान में कमी हो जाती है, उसके मान में प्रभाव पड़ता है इसका, उस प्रॉपर्टी को हम परमिटिविटी कहते हैं, माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो हम चाहें तो इस परमिटिविटी के डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं इसको जरा 1 मिनट में कि दो बिंदु आवेशों के बीच रखे हुए किसी माध्यम का वह गुण, दो बिंदु आवेशों के बीच रखे हुए किसी माध्यम का वह गुण जिसके कारण उन बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल पर प्रभाव पड़ता है। दो बिंदु आवेशों के बीच रखे हुए किसी माध्यम का वह गुण इसके कारण बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल पर प्रभाव पड़ता है, माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। और माध्यम की विद्युतशीलता के लिए हमने एक सिंबल बनाया। क्या सिंबल बनाया हमने? माध्यम की विद्युतशीलता के लिए हमने जो सिंबल बनाया वो सिंबल आपका रहेगा ये इस तरीके का। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे हम? तो इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। और अगर आप माध्यम की विद्युतशीलता कह रहे हैं तो आप चाहें तो एप्सिलॉन के साथ में सफिक्स की तरह एक एम यूज कर सकते हैं। हियर एम स्टैंड्स फॉर मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता, और इसको आप पढ़ेंगे एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम, ये इसको पढ़ेंगे तो विद्युतशीलता का ये एक सिंबल बन गया। माध्यम की विद्युतशीलता आप एप्सिलॉन एम लिख दीजिए, आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये उसका सिंबल बना, ये उसकी डेफिनेशन बनी कि दो बिंदु आवेशों के बीच रखे हुए किसी माध्यम का वह गुण एक ऐसा कैरेक्टर होगा जिसके कारण उन बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल पर प्रभाव पड़ता है, माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, विद्युतशीलता हो गई। अब विद्युतशीलता से, क्योंकि हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है प्रभाव पड़ता है, ये कैसा गुण है, तो विद्युतशीलता से और विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल है उस पर इस माध्यम की विद्युतशीलता का इफेक्ट जो होता है वो कैसा होता है। तो इसको थोड़ा सा आप समझेंगे, ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो विद्युतशीलता किसे कहते हैं इसको हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं, और ये बड़ा इजी है आपको समझना। आप देखें
जैसे मैंने देखा कि ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है और ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज इस पर और ये इलेक्ट्रिक चार्ज इस पर। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, दिस इज अ म्यूचुअल फोर्स। हम कभी नहीं कह सकते कि ये इस पर लगाएगा या ये इस पर लगाएगा, बिकॉज दिस इज द म्यूचुअल फोर्स। इसलिए ये इस पर और ये इस पर दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। डिपेंड उनके नेचर पर करेगा कि वो अट्रैक्शन का फोर्स होगा या रिपल्सन का फोर्स होगा। ओके, अब फोर्स लगाने का चार्ज के पास एक तरीका होगा अपना कोई। हम मान लेते हैं कि जो तरीका है वो ये है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज पर फोर्स लगाता है तो उसके लिए वो यहाँ से बहुत सारी डोरियां भेजता है, बहुत सारे स्ट्रिंग्स यहाँ से भेजता है। हमने मान लिया ये एक पॉइंट चार्ज है और ये एक पॉइंट चार्ज है। ये पॉइंट चार्ज इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगाने के लिए अपनी 100 स्ट्रिंग्स ऐसे भेजता है और इसको भेज करके नेचर पर डिपेंड करके अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगाता है। तो हमने मान लिया कि ये चार्ज इस चार्ज को फोर्स अप्लाई करने के लिए 100 स्ट्रिंग्स, 100 डोरियां यहां से ऐसे भेजता है और फोर्स लगाता है इस पर। अब जब ये मीडियम इसके बीच में यहां पर आ जाएगा, अब क्या होगा, यहां से 100 फोर्स जा रहे थे दूसरे चार्ज पर लगने के लिए, इससे भी 100 इस पर आ रहे होंगे, दोनों एक दूसरे पर लगाते हैं। मैं एक की बात करके आपको समझाऊंगा। यहां से 100 इसने भेजा, ये एक मीडियम मैंने दोनों चार्जेस के बीच रख दिया। अब मैं क्या देखता हूं कि ये चार्ज जो इस पर 100 फोर्स भेज रहा था फोर्स अप्लाई करने के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करने के लिए, हम देखते हैं कि यहां पर अब सिर्फ 70 लाइंस पहुंची, 70 स्ट्रिंग्स पहुंची। 30 स्ट्रिंग्स का क्या होगा, तो 30 स्ट्रिंग्स, 30 फोर्स, ये जो मीडियम लगा था बीच में उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। परमिटिविटी, आप ध्यान से देखें, परमिट करना, किसी चीज को परमिट करना अपने अंदर से होकर। तो जो ये 100 लाइंस यहां से भेज रहा था उसमें से 70 इसको मिली, 30 इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी, तो आंसर है इस मीडियम की परमिटिविटी 30, 70 नहीं, 70 इसको मिली, 30 इसने एब्जॉर्ब किया। तो जितना इसने एब्जॉर्ब किया वो इसकी परमिटिविटी, जितनी इसने जाने दिया वो परमिटिविटी नहीं, जितनी इसने एब्जॉर्ब किया वो परमिटिविटी। तो बताइए इस मीडियम की कितनी परमिटिविटी, तो 100 स्ट्रिंग्स इसने भेजी इसको फोर्स लगाने के लिए, 30 इसने एब्जॉर्ब कर लिया, 70 फोर्स लगने दिया, तो इसकी परमिटिविटी 30। ओके, मैंने इस मीडियम को चेंज करके इसकी जगह दूसरा मीडियम लगा दिया। इसमें कुछ अलग प्रॉपर्टीज थी उसकी अपेक्षा, मैंने अभी जिक्र भी किया था थोड़ी देर पहले इस प्रॉपर्टीज का, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसमें होंगी। अब मैंने ये वाला मीडियम रख दिया दोनों चार्जेस के बीच में। अब मैं क्या देखता हूं कि ये अभी भी 100 स्ट्रिंग भेज रहा था, लेकिन जब मैंने ये मीडियम इसके बीच में लगा दिया तो अब यहां से 30 लाइंस केवल इस तक जाती हैं, 70 इसने एब्जॉर्ब कर लिया। पहले वाले मीडियम ने क्या किया था, 30 जाने दिया था, 70 जाने दिया था, 30 एब्जॉर्ब कर लिया था, तो इसकी परमिटिविटी 30। अब इसने क्या किया, अब इसने किया कि 30 जाने दिया केवल, 70 इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसकी परमिटिविटी कितनी, इसकी परमिटिविटी 30 या 70। तो मेरा जवाब फिर वही है कि इसने एब्जॉर्ब कितना किया, इसने 70 एब्जॉर्ब किया तो इसकी परमिटिविटी 70, जो ये एब्जॉर्ब करेगा वो परमिटिविटी होगी, तो इसकी परमिटिविटी 70। अब कंपेयर करिए थोड़ा सा, जब मैंने ये मीडियम लगाया था तो 70 फोर्स लग रहा था, 30 परमिटिविटी थी। जब मैंने ये वाला मीडियम लगाया था फोर्स और परमिटिविटी, जब मैंने ये वाला मीडियम लगाया तो फोर्स लगा 70, परमिटिविटी थी 30, ये वाले मीडियम से। अब मैंने इसको हटाया, जब इस मीडियम को मैंने दोनों चार्जेस के बीच में अप्लाई किया तो मान लिया मैंने कि फोर्स 30, क्योंकि 30 केवल जाने दिया, 70 उस मीडियम ने एब्जॉर्ब कर लिया, 70 इसकी परमिटिविटी। बार बार कह दूं, जितना ये एब्जॉर्ब कर लेगा वो परमिटिविटी,
माध्यम की। तो यहाँ पर आप दोनों को, जैसा मैंने लिखा, ये एक आंकड़ा है आपको समझाने के लिए केवल, दिस इज नॉट एक्यूरेट डेटा आप, लेकिन इससे एक चीज समझ सकते हैं कि जब फोर्स ज्यादा था तो परमिटिविटी कैसी थी, आप देखिए कम, लेकिन जब फोर्स कम हो गया दोनों चार्जेस के बीच में तो परमिटिविटी का देखिए क्या हो गया। यहां पर जो फोर्स है ये डिक्रीज हो रहा है, लेकिन परमिटिविटी को आप देखिए ये इंक्रीज हो रही है। तो हमने इससे एक अंदाजा लगाया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके बीच रखे माध्यम की विद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी पर किस तरह से डिपेंड करेगा। आप देख लीजिए आपके सामने उसका टोटल आंकड़ा है कि जब मैंने दो बिंदु आवेशों के बीच ये वाला मीडियम लगाया तो 100 में से 30 इसको फोर्स मिला, सॉरी 70 फोर्स मिला, 30 इसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसकी परमिटिविटी 30। जब मैंने उन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में, उतनी दूरी पर रखे चार्जेस के बीच में इस मीडियम को लगाया तो 30 इसको फोर्स मिला, 70 इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसकी परमिटिविटी 70। इस तरह से आप खुद देख सकते हैं कि जब फोर्स ज्यादा था तो परमिटिविटी कम थी, लेकिन जब फोर्स कम है तो परमिटिविटी ज्यादा है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, फोर्स ज्यादा परमिटिविटी कम, फोर्स कम परमिटिविटी ज्यादा। इट मींस कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा वो परमिटिविटी से व्युत्क्रमानुपात में होगा। आप देख सकते हैं जब फोर्स ज्यादा है तो परमिटिविटी कम है, जब फोर्स कम है तो परमिटिविटी ज्यादा है। सिंपल है और क्लियर भी होगा शायद आपको, आई होप, कि जब फोर्स ज्यादा तो परमिटिविटी कम, फोर्स कम तो परमिटिविटी ज्यादा। इट मींस द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ओके, अब हम इस फोर्स को और भी देखते हैं, क्वांटिफाई करते हैं। जैसा कि पहले आपने फोर्स का फॉर्मूला जो पढ़ लिया है वो C इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर पढ़ा है, जहां आपको बताया गया where C is Coulomb's constant। C जो है ये कूलॉम का नियतांक है, कूलॉम्स कांस्टेंट है। अब इस C की वैल्यू के लिए ही मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ ताकि मुझे और जगह मिल जाए और मैं इन सब चीज़ों को लिख सकूँ। एंड आई होप कि आप इसको नोट भी कर चुके होंगे अब तक तो इतनी देर में, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, C का हमने क्या बनाया, दैट C विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम। वहां से आपने देखा। ओके, इसको हम यही रोक देते हैं। क्या C की वैल्यू और किसी चीज पर डिपेंड करेगी? तो आंसर है यस। किस पर डिपेंड करेगी? देखते हैं किस पर डिपेंड करेगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो आप यहाँ पर इक्वल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब और किस पर डिपेंड करेगी, मैं और आपको छोटा सा समझाना चाहता हूं। आप इसमें एक पॉइंट और समझ सकते हैं कि अगर ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट बिल्कुल बिंदु जैसा ये पॉइंट चार्ज है, तो अगर ये पॉइंट चार्ज है तो फोर्स लगाने के लिए, किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाने के लिए ये किस तरफ अपने धागे भेजेगा, किस तरफ अपनी डोरियां भेजेगा। इमेजिन करिए, थोड़ा सा इमेजिन करिए कि डोरियों से ये फोर्स लगाता है, डोरी भेजता है, चार्ज को अट्रैक्ट करता है, चार्ज को रिपेल कर सकता है। ऐसे आप इसको इमेजिन करिए। तो ये पॉइंट चार्ज है और वो पॉइंट चार्ज के चारों तरफ मीडियम भरा हुआ है, चारों तरफ। इमेजिन करिए थोड़ा सा, एक पॉइंट चार्ज है, उसके चारों तरफ उसका एक मीडियम भरा हुआ है और वो मीडियम उस पॉइंट चार्ज को सोचिए कितने एंगल पर इफेक्ट करेगा। कितने एंगल मैंने बोला है, तो एक पॉइंट चार्ज पॉइंट होगा, चारों तरफ उसके मीडियम है, तो ये वाला मीडियम उस पॉइंट चार्ज को कितने एंगल पर इफेक्ट करेगा। और ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे कहीं पर भी अगर एक रेडियो बज रहा है तो उसका जो साउंड होता है, साउंड वेव्स, वो किस तरफ जाती है। तो आंसर है कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे नहीं जाती है, आप जिस तरफ खड़े हो जाइए आपको उस तरफ मिलेंगे। सिमिलरली अगर एक पॉइंट चार्ज है तो वो उसका फोर्स का इफेक्ट आपको चारों तरफ मिलेगा, किसी एक साइड में मिले ऐसा नहीं।
तो ये पॉइंट चार्ज है, इसके चारों तरफ मीडियम भरा हुआ है। तो ये मीडियम इस पॉइंट चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसको वो कितने एंगल पर इफेक्ट करेगा? क्या उसको वो 90 डिग्री पर इफेक्ट करेगा, पाई रेडियन पर इफेक्ट करेगा, 2 पाई, 4 पाई, कितने पर इफेक्ट करेगा? तो बेहद आसान है। एक पॉइंट है, जैसे अगर कहीं पर एक पॉइंट लाइट सोर्स होगा तो वो कितनी तरफ, कितने एंगल पर अपनी लाइट को इजेक्ट करेगा, कितने एंगल पर अपनी लाइट को एमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा, निकालेगा? आंसर है 4 पाई एंगल पर निकालता है। सिमिलरली एक पॉइंट चार्ज है तो वो अपने आसपास रखे किसी भी चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए उससे जो भी निकलती हैं, आप दूरी कह सकते हैं, जो भी आपको समझ में आ जाए वो, तो उससे जो डोरियां, जो स्ट्रिंग्स निकलती हैं वो चारों तरफ निकलती हैं। मींस एक पॉइंट चार्ज से फोर्स लगाने के लिए जो भी स्ट्रिंग्स निकलते हैं उसको ये मीडियम 4 पाई एंगल पर इफेक्ट करता है। 4 पाई एंगल पर हमने मान लिया कि इस एक पॉइंट चार्ज की जो पूरी ताकत है वो 4 पाई एंगल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4 पाई एंगल पर एक चार्ज की। तो इस एक चार्ज की पूरी ताकत 4 पाई एंगल पर है, क्योंकि चारों तरफ वो अपनी स्ट्रिंग्स निकालता है। तो 4 पाई एंगल पर उसकी पूरी एक ताकत है। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज रख दिया, और डिस्टेंस पर रख दिया। अब ये पॉइंट चार्ज चारों तरफ निकाल रहा है, लेकिन इसको एक दूसरा पॉइंट चार्ज जो मिला वो तो यहां मिला, चारों तरफ निकाल रहा है, वो यहां मिला। तो इसने क्या किया, क्या जो 4 पाई एंगल पर ये स्ट्रिंग्स निकालता है क्या सारी की सारी स्ट्रिंग्स पर भेज देगा? आंसर इज नो। केवल इस पर जो इफेक्ट आएगा, एक स्ट्रिंग का इफेक्ट आएगा, एक डोरी का केवल इफेक्ट आएगा। तो इसकी पूरी ताकत कितने एंगल पर है? 4 पाई एंगल पर। लेकिन ये जो बगल वाले पॉइंट चार्ज को अट्रैक्ट करना है या रिपेल करना है, उसके लिए उसको कितनी स्ट्रिंग जरूरत है? आंसर है केवल एक स्ट्रिंग जरूरत है, केवल एक ताकत उसको जरूरत है। तो एक स्ट्रिंग का फोर्स कितना होगा? सोचने वाली बात है। इस पॉइंट चार्ज की जो पॉइंट चार्ज है उसको मीडियम पूरे 4 पाई एंगल पर इफेक्ट करता है, लेकिन हमको केवल एक लाइन का फोर्स चाहिए बस। तो 4 पाई एंगल पर उस चार्ज की पूरी एक ताकत है। तो एक लाइन वाला ताकत कितना? बहुत सिंपल है, 1/4 पाई। एक लाइन वाली ताकत 1/4 पाई। और अगर 2 पॉइंट चार्ज रखें तो हमको एक लाइन वाली ही ताकत चाहिए, मुझे चारों तरफ की ताकत नहीं चाहिए, केवल एक लाइन की ताकत चाहिए। और एक लाइन वाली ताकत के लिए 1/4 पाई। तो इस C में 1/4 पाई भी आना चाहिए। अब आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब C के लिए 1/4 पाई भी आना चाहिए, एप्सिलॉन m भी आना चाहिए। तो C की जो एक्यूरेट वैल्यू बनी जा करके वो क्या बनेगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जैसा कि पहले भी आपको बताया जा चुका है। ये कूलॉम कांस्टेंट की वैल्यू बन गई। हम चाहें तो कूलॉम्स कांस्टेंट की ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम उसके फोर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का जो सूत्र बना, C की जगह पर हम ये पूरा अप्लाई कर देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन m फोर्स इन मीडियम। आप चाहें तो इसमें भी हम लगा सकते हैं फोर्स इन मीडियम, जब दो बिंदु आवेशों के बीच में मीडियम रखा हुआ है उस समय ये फोर्स बना। और C के अलावा बाकी चीजें सेम वही आ जाएंगी आपकी, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला बना जब उनके बीच कोई मीडियम रखा है। अब आप ये सोच सकते हैं कि क्या C के लिए और कोई चीज, जैसे आपने 1/एप्सिलॉन m निकाल दिया, 1/4 पाई निकाले, तो क्या कोई और चीज भी नहीं निकल सकती थी? हमने करके देखा, सोचा, करके देखा, लेकिन मीडियम में और कोई चीज हमको ऐसी नहीं मिली जो C की वैल्यू बनने की काबिलियत रखती हो, उसमें ये प्रॉपर्टी हो, इफेक्ट करता हो उसको। तो C की वैल्यू में सिर्फ इतना ही मिला हमें और कुछ नहीं मिला।
तो ये दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का एक सूत्र बना, जिसमें से ये माध्यम की वैद्युतशीलता है और ये माध्यम में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं दो बिंदु आवेशों के बीच रखे हुए माध्यम की, दो बिंदु आवेशों के बीच रखे हुए माध्यम की बात करते हैं, तो आप सबको पता है कि ज्यादातर अधिक से अधिक समय हम लोग जो बिंदु आवेशों के बीच माध्यम यूज करते हैं, चाहे वो हमारी लेबोरेटरी में हो या अधिकतर जगहों पर, हम कोई भी मीडियम यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अधिकतर जगहों पर, अधिकतर समय पर दो बिंदु आवेशों के बीच हम एयर यूज करते हैं। या तो एयर यूज करते हैं और या तो फिर हम उस एयर को, या अगर हम और ऊपर चले जाएं अपनी अर्थ के लेवल से, तो वहां पर जाएंगे तो वहां पर जो भी मीडियम है, कौन सा मीडियम है हम नहीं पहचानते उसको, इसलिए हमने उसका नाम भी रख दिया है फ्री स्पेस, निर्वात हमने उसको कह दिया है, निर्वात, या उसको हम बोलते हैं फ्री स्पेस। तो ज्यादातर दो बिंदु आवेशों के बीच जो मीडियम यूज करते हैं वो मीडियम या तो फ्री स्पेस होता है या तो वायु होती है, एयर। आप लेबोरेटरी में चाहे यूज करें, चाहे जहां पर अगर 2.4 जैसे रखे गए हैं तो उनके बीच या तो एयर भरी हुई है, और अगर आप ऊपर कहीं जा रहे हैं, अर्थ लेवल से काफी ऊपर चले गए हैं, तो वहां पर आपको फ्री स्पेस मिलेगा। फ्री स्पेस कोई मीडियम है नहीं है, आई कांट रिकॉग्नाइज इट, क्योंकि हम उसे नहीं पहचानते हैं, इसलिए हमने उसका नाम ही रख दिया निर्वात, फ्री स्पेस हमने उसका नाम रख दिया। तो अधिकतर दो बिंदु आवेशों के बीच में जो माध्यम होगा वो एयर होगा या निर्वात होगा, इसलिए हमने इसके लिए भी सी का एक वैल्यू बनाई। सी की क्या वैल्यू बनाई? फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस सी की जो वैल्यू बनी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इफेक्ट किस पर? केवल मीडियम की प्रॉपर्टी पर, और मीडियम की प्रॉपर्टी परमिटिविटी, फ्री स्पेस की प्रॉपर्टी हमने मान ली एप्सिलॉन नॉट, इसका एक सिंबल बना दिया। तो यहां पर जो हमने यूज किया इसको मैं लिख देता हूं कि आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट यहां पर क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। बाद में कूलॉम ने ये जो निर्वात में विद्युतशीलता है इसमें सी का जो मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी इन्होंने वैल्यू भी बताई। क्या वैल्यू बताई गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू बताई गई वो वैल्यू थी 9 × 10⁹, और इसका यूनिट क्या होगा? तो इट्स वेरी इजी, यूनिट आप यहां से निकाल सकते हैं। अगर आप यहीं से निकालें, एप्सिलॉन तो वही है, बस केवल मीडियम चेंज हो जाने से उसका सिंबल बदल गया है बस। आप यहां से इसका यूनिट अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? सोचिए, आप यहां से निकालेंगे f रहेगा, f के साथ ही r² आ जाएगा, q1 × q2 ये बटे में आ जाएगा। फिर से ये यहां पर है f के साथ ये r² मल्टीप्लिकेशन में, q1 × q2 ये बटे में डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या यूनिट बना? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम इंटू कूलॉम, कूलॉम स्क्वायर। तो इसका यूनिट बना न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बन गई। सो फॉर फ्री स्पेस C is equal to 1/4 pi epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity of free space, निर्वात की विद्युतशीलता है। 1/4 pi epsilon naught की पूरी वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम चाहें तो यहां से ये जो आप देख रहे हैं निर्वात की विद्युतशीलता, इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? बहुत आसान है, एप्सिलॉन नॉट को आप उधर लिखते जाइए, 9 × 10⁹ आप यहां ले आइए,
तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या बन जाएगी, हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बन जाएगी, ये उधर चला गया, ये चीज इधर आके बटे में आ गई, तो 1/4 पाई, 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, और ये इधर आया तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं आप, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, आप खुद कर लीजिएगा इसको कैलकुलेशन। और इसकी वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में इसका यूनिट पूछा जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या रहेगा, इसको एक मिनट में देख लेते हैं हम लोग। आप यहीं से निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट उधर जाएगा, ये सारा यूनिट इधर आएगा। 4 पाई इज अ प्योर कांस्टेंट, इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो एप्सिलॉन उधर जाएगा, ये सारी क्वांटिटीज इधर आएंगी, कूलॉम स्क्वायर ऊपर आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट बना वो क्या बनेगा, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, ये एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमने देखा कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में सबसे ज्यादा जो फोर्स लगता है वो फोर्स फ्री स्पेस में लगता है, फ्री स्पेस में सबसे ज्यादा फोर्स लगता है। इसका मतलब साफ है कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी जो होगी वो मिनिमम होगी। फोर्स सबसे ज्यादा कहां लगता है, निर्वात में, फ्री स्पेस में। अगर फोर्स ज्यादा तो वहां की परमिटिविटी कैसी, वहां की परमिटिविटी मिनिमम, तो ये परमिटिविटी मिनिमम होगी सबसे। निर्वात की जो भी विद्युतशीलता है वो सबसे कम होगी, मिनिमम होगी, तभी तो वहां फोर्स ज्यादा लग रहा है। क्योंकि अभी हम करके आए कि फोर्स परमिटिविटी से रेसिप्रोकल होता है, उसके विलोमानुपात में होता है। तो क्योंकि वहां पर फोर्स सबसे ज्यादा लगता है इसलिए वहां की परमिटिविटी मिनिमम होगी, बाकी किसी भी मीडियम की परमिटिविटी इससे ज्यादा ही रहेगी। तो ये परमिटिविटी की बात हो गई, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर आपने निर्वात अथवा वायु में दो बिंदु आवेश रखे हैं तो उनके बीच लगने वाले कूलॉम बल का क्या मान बनेगा। अब निर्वात अथवा वायु में रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य कूलॉम बल, इसके लिए F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये निर्वात अथवा वायु के लिए फॉर्मूला रहेगा, वैल्यू सारी आपके सामने है, आप नोट कर लीजिए सब। तो ये फोर्स का फॉर्मूला बना निर्वात अथवा वायु। ओके, तो हमने परमिटिविटी भी किया, हमने कूलॉम फोर्स भी किया। ये सारी चीजें करने के बाद यहां पर एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज आती है, एक और भी बड़ा बढ़िया आर्टिकल आता है जिसको भी समझना आपको बेहद जरूरी है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो हम लोग अब उसकी ओर चलेंगे। उस आर्टिकल का नाम है, जैसे आप देख रहे हैं ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ मीडियम मैं बोल रहा हूं। हाँ, उससे भी पहले एक चीज और कर लेते हैं। ये जो परमिटिविटी है इसका हम लोग डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। इसका विधीय सूत्र क्या होगा ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, थोड़ा सा जरा इसको कर लेते हैं, इसके बाद उस पर चलेंगे। तो डायमेंशंस, विमीय सूत्र, डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम ऑफ फ्री स्पेस
कुछ भी करें डायमेंशन तो सेम है। तो डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम वैल्यू और यूनिट आप वहां से देख चुके हैं, डायमेंशंस हम लोग यहाँ कर लेंगे। और क्लास 11th में आपके टीचर्स ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन आपको फाइंड करना है, इट्स वेरी इजी। सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूले से उसका यूनिट बनाइए और यूनिट से उसका डायमेंशन बनाइए। ये सबसे इजी मेथड है। तो अगर मुझे परमिटिविटी ऑफ मीडियम माध्यम की विद्युतशीलता के डायमेंशन बनानी है तो मैं उसके यूनिट से उसका डायमेंशन बना सकता हूँ। और उसका यूनिट क्या है आप यहाँ देख रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी का यूनिट है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप यहाँ से डायमेंशन बनाइए। कूलॉम का डायमेंशन क्या होगा? कूलॉम का डायमेंशन जैसा कि आप पढ़ चुके हैं 80 होता है। कूलॉम का डायमेंशन 80 क्यों? बिकॉज Q इज इक्वल टू IT, I का डायमेंशन A, टाइम का डायमेंशन T। तो कूलॉम का डायमेंशन 80 और स्क्वायर अपॉन न्यूटन का डायमेंशन MLT-2, फोर्स का डायमेंशन, मीटर स्क्वायर डिस्टेंस है, L स्क्वायर इसका डायमेंशन। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले m देखिए, m ऊपर ले जाइए, m-1 l इंटू एल स्क्वायर, दिस विल बिकम l क्यूब, और जब ये ऊपर जाएगा तो l-3। t में आप देख सकते हैं t स्क्वायर यहाँ पर है, t-2 यहाँ पर है, जब ये ऊपर जाएगा t⁴ बन जाएगा और a2। So this will be the dimension of permittivity of medium, m-1 l-3 t4 a2. This is the dimension of permittivity of medium. आप इसे नोट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। और अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट सा है, इसी से जुड़ा हुआ भी आर्टिकल आपका है और परमिटिविटी से जुड़ा हुआ है, विद्युतशीलता से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग साथ में। और उस आर्टिकल का यहां पर हम लोग देखेंगे, उस आर्टिकल का नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। ये आप लोग नोट कर सकते हैं, उस आर्टिकल का नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। ये भी विद्युतशीलता ही है माध्यम की, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता किसकी? माध्यम की, किसी भी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो विद्युतशीलता के लिए तो हमने सिंपल रिजर्व कर लिया है एप्सिलॉन, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी है, आर इसमें आ रहा है तो हमने इसके साथ आर लगा दिया सफिक्स। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, मैं चाहूं तो यहाँ एम लगा सकता हूं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसका क्या फॉर्मूला रहेगा? बड़ा आसान है। किसी भी माध्यम का जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है वो हमको यह बताती है। देखिए गौर से समझिए कि किसी भी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता हमको यह बताती है कि अगर मैं दो बिंदु आवेशों के बीच में उस माध्यम को रख दूंगा तो उन दोनों आवेशों के बीच में जितना फोर्स वायु में या निर्वात में लग रहा था वो फोर्स ये वाला माध्यम रख देने से कितने गुना कम हो जाएगा, कितने गुना कम हो जाएगा, ये बताता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। एज एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर मैंने एक मीडियम लिया, इसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता है 10, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, किसकी अपेक्षित विद्युतशीलता है
10। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो पॉइंट चार्जेस थे आपके पास, उन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा था, लग रहा होगा कुछ भी, इनके बीच में एयर है, फ्री स्पेस है और इनके बीच कुछ फोर्स लग रहा है। अब मैंने जब इस मीडियम को इनके बीच में रख दिया और इसकी रिलेटिव परमिटिविटी है 10, तो जैसे ही हम इस पे रखेंगे ये मीडियम इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को, जो कि एयर में जितना भी लग रहा था, उसको 10 टाइम्स लेस कर देगा, कम कर देगा, 10 गुना छोटा कर देगा उसको। ये मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है। ये बड़ा आसान नंबर है, इसको समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है और बहुत आसान भी है। जैसे मैं एक दूसरा मीडियम उठा लेता हूं, एक ये मीडियम है और मैंने आपसे कहा कि इसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता है 20। मान लिया कि इसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता है 20, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दो बिंदु आवेशों के बीच में, जो कि एयर में दोनों रखे हुए थे, उनके बीच अगर मैं ले जाकर इसको रख दूंगा, तो अब इस माध्यम के आ जाने से उनके बीच जो फोर्स लग रहा था, उससे अब जो फोर्स लगेगा वो 20 टाइम्स कम हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल कि किसी भी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता हमें यह बताती है कि उन दो बिंदु आवेशों के बीच में उस माध्यम को रख देने से जो विद्युत बल लगेगा वो निर्वात अथवा वायु की तुलना में कितने गुना कम हो जाएगा। जैसे मैंने ये वाला मीडियम रखा और मैंने देखा कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स आधा हो गया, 1/2 हो गया, यानी कि 2 टाइम्स कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता 2 है, क्योंकि 2 टाइम्स कम कर दिया इसने। तो ये बड़ा प्योर नंबर है जिसको समझना बेहद आसान है। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता हमको क्या बताती है? आपेक्षिक विद्युतशीलता हमको बताती है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में अगर हम कोई माध्यम रख देते हैं तो वो माध्यम रख देने से उन बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कितने गुना कम हो जाएगा, ये आपको बताता है। और ये बड़ा प्योर नंबर है। अब दो शब्द देखिए आपके सामने एक जैसे आ रहे हैं। एक माध्यम की वैद्युतशीलता, देखिए मैं इसको यहां लिख देता हूं। एक वर्ड आपके सामने आ रहा है माध्यम की, एक सिंबल आपके सामने आ रहा है माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन एम। और एक अभी अभी जो हमने देखा वो है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसे हम ऐसे लिख रहे हैं। तो हमने अपने समझने के लिए इसका सिंबल ऐसे बना दिया। दोनों में देखिए फर्क है, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन एम, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर फॉर मीडियम। तो ये बना, इसका जो फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि हमको ये बताता है कि फोर्स कितने टाइम्स कम हो जाएगा, इसका एक फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बनेगा? इसका फॉर्मूला बनता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सॉरी, कुछ ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है। हम चाहें तो इसको देखकर इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि किसी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता उस माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। फिर से एक बार, किसी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता उस माध्यम की वैद्युतशीलता तथा
निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं, किसी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता उस माध्यम की वैद्युतशीलता, उस माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। किसी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता उस माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन एम तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होती है। क्योंकि ये प्योर रेशियो है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस क्वांटिटी है ये, इसका कोई यूनिट नहीं होगा बिकॉज दिस इज अ प्योर रेशियो। प्योर रेशियो वो रेशियो होते हैं जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम क्वांटिटी होती है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये एप्सिलॉन आर फॉर मीडियम का फॉर्मूला बनेगा। इसमें हम चाहें तो इसका फोर्स के साथ भी एक रिलेशन आपको दिखा सकते हैं। फोर्स के साथ इसका क्या रिलेशन रहेगा, फोर्स के साथ इसका रिलेशन हम यहां देख लेते हैं। फोर्स के साथ इसका जो रिलेशन होगा वो आप देखें, फोर्स के साथ इसका रिलेशन एप्सिलॉन आर फॉर मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन मीडियम। देखिए दोनों को मिलाइए, इसमें एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम ऊपर है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी डिनोमिनेटर में है, लेकिन यहां पर फ्री स्पेस में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स न्यूमरेटर में है और मीडियम के साथ दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स डिनोमिनेटर में है। इसको आप लिख सकते हैं फोर्स इन फ्री स्पेस, फोर्स इन फ्री स्पेस, और इसको लिख सकते हैं फोर्स इन मीडियम। जब दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम है उस समय फोर्स, आप चाहें तो थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए एफ नॉट फ्री स्पेस में दो पॉइंट चार्ज हैं उनके बीच लगने वाला फोर्स, अभी आपने थोड़ी देर पहले इसको कैलकुलेट किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन उतनी ही डिस्टेंस पर एक मीडियम के साथ दोनों चार्जेस रखें, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करिए, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर भी कैंसिल, क्या बचा, ऊपर बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट और डिनोमिनेटर में बचा 1/एप्सिलॉन m। इस तरह से आपने देखा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम विल बिकम एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड नाउ आप देख सकते हैं इसका और इसका रिजल्ट सेम है, तो फोर्स से क्या रिलेशन होगा इसका और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम का परमिटिविटी से क्या रिलेशन होगा, दोनों रिलेशन आपके सामने है और आप देख रहे हैं कैलकुलेट करके आपने इसको निकाल लिया। हाँ, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, इसका कोई यूनिट नहीं होगा और ध्यान रखें कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को ही उस माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। और ये हमको क्या बताती है
तो किसी भी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता हमें यह बताती है कि वो माध्यम रख देने से, दो बिंदु आवेशों के बीच वो माध्यम रख देने से उन आवेशों के बीच जो फोर्स होगा वो वायु अथवा निर्वात की तुलना में कितने गुना कम हो जाएगा। अभी मैंने थोड़ी पहले क्लियर भी किया आपको कि अगर किसी भी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता 20 है, इसका मतलब है कि अगर दो बिंदु आवेशों के बीच आप इसको रख देंगे तो निर्वात अथवा वायु के बीच जितना भी बल लग रहा था उससे 20 गुना कम हो जाएगा, बल 1/20 रह जाएगा। ये आपेक्षिक वैद्युतशीलता बताती है। तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता और केवल वैद्युतशीलता में आप डिफरेंस भी समझ सकते हैं। केवल वैद्युतशीलता की अगर मैं बात करूंगा तो उसकी वैल्यू, अपने अभी निर्वात की वैद्युतशीलता देखी थी 8.85 × 10⁻12, इतनी बड़ी। लेकिन आपेक्षिक वैद्युतशीलता की वैल्यू 10, 20, 50 बस। तो दिस इज अ प्योर नंबर और ये बड़ा इजी नंबर है, इसलिए इसकी मदद से जब आप समझेंगे आपको सबसे ज्यादा बातें समझ में आएंगी। अब अगर मैं बाई चांस एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं बताता भी हूं कि इसकी वैद्युतशीलता है 11 × 10, इसकी विद्युतशीलता है 11 × 10⁻11, तो आपको उसको सोचना थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा कठिन लगेगा। लेकिन अगर मैं बता दूंगा कि इसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता है 2, तो आपके माइंड में ये बात तुरंत स्टक करेगी कि अगर आपेक्षिक विद्युतशीलता 2 है, इसका मतलब है कि जब मैं दो बिंदु आवेशों के बीच ये वाला मीडियम लगाऊंगा तो उन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को, जो कि निर्वात अथवा वायु में लग रहा था, उसको ये 2 टाइम्स लेस कर देगा, 2 गुना कम कर देगा, 1/2 कर देगा। ये चीज आपको समझना है। आपेक्षिक विद्युतशीलता इसलिए बेहद आसान सी चीज है। अब इसमें और भी एक चीज आपको समझनी है कि ये जो आपेक्षिक विद्युतशीलता आप देख रहे हैं माध्यम की, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका सिंबल बना हुआ है यहाँ पर, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, यही सिंबल पहले इसी सिंबल को एक और नाम से जाना जाता था। अब सिंबल का नाम बदल दिया है, इंस्टीट्यूशंस ने, संस्थानों ने इसको बदल दिया है, लेकिन पहले इसी का नाम किसी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता को ही हम एक सिंबल देते थे दूसरा के, और इसका नाम रखा जाता था माध्यम का परावैद्युतांक। क्या नाम रखा जाता था इसका? परावैद्युत माध्यम का। वो जो मीडियम हम लगाते हैं चार्जेस के बीच में उसे परावैद्युत माध्यम भी कहते हैं। परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये इसको बोला जाता था। लेकिन अब संस्थानों ने उसका नाम बदल करके आपेक्षिक वैद्युतशीलता, माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता कर दिया है। नहीं तो पहले इसी को परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहा जाता था। तो आप आज भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अब अगर मैं εrm पर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम के लिए के अगर यूज करूंगा तो आप देखिए फॉर्मूले और भी बन सकते हैं यहाँ से। अगर आप इसको देखेंगे, माध्यम की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता और ये माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता, यहाँ से εm को आप देखिए, माध्यम की वैद्युतशीलता का मान क्या निकलेगा? तो माध्यम की वैद्युतशीलता की वैल्यू निकलेगी, ये इधर भेज दीजिए, इसकी वैल्यू निकलेगी ε0 इनटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, तो हम चाहें तो इसकी जगह पे के लगा सकते हैं। तो εm विल बिकम ε0 इनटू के, या अपनी सुविधा के लिए इसे के ε0 लिख दें या ε0 इनटू के लिख दें, बोथ आर सेम। ओके, अब क्योंकि ये माध्यम की वैद्युतशीलता का फॉर्मूला आया परावैद्युतांक और निर्वात की वैद्युतशीलता के पदों में, इसलिए हम चाहें तो इसको
फिर से हम कूलॉम फोर्स में यूज कर सकते हैं। और आप देखिए उस समय कूलॉम फोर्स का फॉर्म कैसा हो जाएगा। तो अब मैं इसको साफ कर देता हूं। कूलॉम फोर्स का फॉर्म उस समय कैसा हो जाएगा ये आपको अब देखने की जरूरत है। जब दो बिंदु आवेशों के बीच कोई मीडियम रखा होता था उस समय कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला क्या आता था? 1/4πε इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। अब हम एप्सिलॉन एम की जगह ये वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वेयर। ये भी एक फॉर्मूला आप देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक में, ये भी एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा। तो ये फॉर्मूला भी बेस्ट फॉर्मूला है। इसके कंपैरिजन में ये फॉर्मूला बेस्ट फॉर्मूला है। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि इसके कंपैरिजन में ये बेस्ट फॉर्मूला है? क्योंकि अगर आप एप्सिलॉन एम आप याद करोगे तो आपको याद रखना पड़ेगा 11, कुछ भी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, 11 × 10⁻⁻12 इतनी बड़ी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को याद करते हैं तो इसमें आप देखिए 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको मालूम, 9 × 10⁹। आपको केवल k की वैल्यू याद करनी है, केवल आपको रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ m याद करना है। और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम 10 है, 20 है, 15 है। इट्स वेरी इजी। तो ये फॉर्मूला इसके कंपैरिजन में बेहद आसान फॉर्मूला है। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गई। एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम के लिए एक फॉर्मूला था, भी हमने देखा था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं, या फोर्स के टर्म्स में ये फॉर्मूला था, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे रिलेटिव परमिटिविटी बताइए, आपेक्षिक विद्युतशीलता बताइए, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होगी? हम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हम निर्वात की आपेक्षिक वैद्युतशीलता निकालना चाहते हैं, क्योंकि निर्वात की वैद्युतशीलता हमको पता है, निर्वात की आपेक्षिक वैद्युतशीलता हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। किसी मीडियम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता निकालने का क्या सूत्र था? मीडियम जब यहां पर है तो मीडियम नीचे आता था, डेनोमिनेटर में मीडियम आता था। आप इसके हिसाब से फॉर्मूला अगर बनाएंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन मीडियम, तो अगर मीडियम यहां पर है तो मीडियम नीचे आया। सिमिलरली फ्री स्पेस यहां पर है तो फ्री स्पेस नीचे आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फोर्स से बनाइए, फॉर्मूला बनेगा फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। आप इसको कुछ इस तरीके से चाहें तो सिंबल बना सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फोर्स इन फ्री स्पेस ये तो रहेगा, अपॉन में मीडियम आ जाता था क्योंकि यहां मीडियम था। अब इस बार यहां फ्री स्पेस है तो यहां फ्री स्पेस आ जाएगा, तो फोर्स इन फ्री स्पेस। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर द सेम क्वांटिटीज, so it will become means the relative permittivity of free space is equal to 1। रिलेटिव परमिटिविटी फ्री स्पेस की 1। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप इसको अच्छे से याद करें। और ये वैल्यू सबसे मिनिमम है, ये वैल्यू सबसे कम है, इससे कम किसी भी मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी नहीं होती। क्यों? आप देख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का फोर्स से क्या रिलेशन है। आप देखें रिलेटिव परमिटिविटी का फोर्स से, यहां पर आप देखिए रिलेटिव परमिटिविटी का फोर्स से रिलेशन है रेसिप्रोकल का।
व्युत्क्रमानुपात का संबंध है कि फोर्स अगर कम होगा इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा होगी। अब जैसा कि आप सबको पता है, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि दो बिंदु आवेशों के बीच में अगर आप निर्वात की जगह कोई भी मीडियम रख देंगे, आप कागज रख दीजिए, आप ऑयल रख दीजिए, आप वाटर रख दीजिए, कुछ भी रख देंगे तो फोर्स क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, फोर्स कम ही हो जाता है। अब अगर फोर्स कम हो जाता है इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी क्या हुआ होगा? बढ़ गया होगा। फिर से रिलेटिव परमिटिविटी कोई भी मीडियम रख देने से चार्जेस के बीच में फोर्स हमेशा कम हो जाता है। अगर फोर्स कम हो जाता है तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगी? हमेशा बढ़ जाएगी। तो फोर्स सबसे ज्यादा होता है फ्री स्पेस में। अगर फोर्स सबसे ज्यादा फ्री स्पेस में है तो वहां रिलेटिव परमिटिविटी सबसे कम है, इसलिए मैंने यहां बगल में मिनिमम लिखा हुआ है, सबसे कम होती है। लेकिन किसी भी दूसरे मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि कोई भी मीडियम रख देने से फोर्स हमेशा कम हो जाता है, और फोर्स कम हो जाता है इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है यानी कि 1 से ज्यादा हो जाती है। तो ये भी चीज आपको समझना है। तो इस दुनिया में सबसे कम रिलेटिव परमिटिविटी फ्री स्पेस की है। कितनी है? 1 है। दुनिया में कोई भी दूसरा मीडियम होगा उसकी रिलेटिव परमिटिविटी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो कभी भी आपको किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कोई भी बताता है या कहीं लिखी मिल जाती है, लिखी मिल गई दैट द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम इज 0.5, तो आपको समझ जाना है कि ये गलत ही है, ये सही नहीं हो सकता। बिकॉज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम will never be less than 1. It will be always greater than 1, always greater than 1. So this is the relative permittivity of medium. आज हम लोगों ने फिजिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ी, कूलॉम फोर्स के बारे में पढ़ा, परमिटिविटी क्या होती है उसको सीखा, रिलेटिव परमिटिविटी होती क्या होती है उसको भी सीखा, परमिटिविटी का यूनिट देखा, परमिटिविटी की वैल्यूज देखी, और परमिटिविटी का डायमेंशन देखा। दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, नेक्स्ट आर्टिकल के साथ में। ओके, थैंक यू।